पिछले दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर या यूं कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कभी भी डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी में एक समन्वय स्थापित करना बेहद ज़रूरी है। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, फिर अन्य यूनिवर्सिटी में और फिर जनरल पब्लिक का भी साथ मिला। कितना असंतोष था बांग्लादेश की पब्लिक में गवर्नमेंट के खिलाफ। स्टूडेंट्स में आक्रोश था बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर। 30% रिजर्वेशन तो वहाँ पर सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स या कहें उनके लिए जिन्होंने 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन में भाग लिया था। ये रिजर्वेशन पहले तो सिर्फ उन्हें दिया जाता था जिन्होंने 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन में भाग लिया था, बाद में उनके बच्चों को भी मिला और आज तो स्थिति ये है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये रिजर्वेशन दिया जाता है। इस टाइप की रिजर्वेशन की क्रेडिबिलिटी पर भी प्रश्न है। ऐसे कैसे इंश्योर किया जाता है कि किसने 1971 मूवमेंट में भाग लिया था। बांग्लादेश में पब्लिक सेक्टर में कुल 56% का रिजर्वेशन है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को 30%, महिलाओं को 10%, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को 10%, एथनिक माइनॉरिटी को 5% और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी को 1%। आइए जानते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। इन फ्रीडम फाइटर्स के तार जुड़े हैं 1971 लिबरेशन ऑफ वॉर से। आज़ादी से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, और आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसे वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ईस्टर्न पाकिस्तान जहाँ पर मुख्य बोली बांग्ला थी, वहाँ पर पाकिस्तान ने उर्दू भाषा बोलने पर जोर दिया। इन्हीं सब कल्चरल और एथनिक इश्यूज़ ने जन्म दिया बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ वॉर को, और इन सब का नायक माना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, जो शेख हसीना के पिता थे। 1971 वॉर में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी योगदान रहा। भारतीय सेना की मदद से जन्म होता है बंगाली भाषा बोलने वाले देश का बांग्लादेश। जिस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, ठीक उसी तरीके से 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का भी तख्ता पलट हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 2004 में कुछ करप्शन चार्जेस के चलते हुए जेल भी गई। फिर 2009 जनवरी 6, 2009 वो साल जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान एक लंबे टेन्योर तक संभाली। उनके इस टेन्योर में एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी। एक दशक में पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई। गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश का अपने पीक पर दिखा। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में भी काफ़ी सुधार दिखा। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे क्रॉस बॉर्डर रिवर ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा मिला। आज की तारीख में भारत बांग्लादेश के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ पावर है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के साथ लगता है, भारत और म्यांमार। भारत के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगभग 4096 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 2000 किलोमीटर का बॉर्डर तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। इतनी ग्रोथ के बाद भी बांग्लादेश के लोगों में असंतोष क्यों था? 2018 में डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा वेपन बन गया जिसका इस्तेमाल सरकार ने अपने क्रिटिक्स को साइलेंट करने के लिए किया। इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी, लेकिन हैव और हैव नॉट्स के बीच का गैप बहुत बढ़ गया था। बैंक स्कैम्स, लोन डिफ़ॉल्टर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। 2020 में कोविड पेंडेमिक का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दिखा, जिससे बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, 56% रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत रोक लगाने का प्रयोग, इन सब से लोगों में सरकार के प्रति असंतोष था। सरकार का रिजर्वेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रज़ाकार कहलाए जाने ने आग में घी डालने का काम किया। रज़ाकार एक पर्शियन शब्द है। 1971 की लड़ाई में रज़ाकार शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन दिया। शेख हसीना का तख्ता पलट ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी एक लेसन है। देश को एक बेहतर राह पर चलाने के लिए सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सिविल लिबर्टीज़ में एक बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है।